दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक, हमें प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला और हमारी खुशी पैदा करने वाला, क्योंकि इसके जो कार्यक्रम के जो विषय होते हैं वो बहुत ही ऐसे सुंदर विषय होते हैं जिससे हमारे जीवन का निर्माण होता है, जीवन की दिशा मिलती है हमें, और हमारे लाइफ स्टाइल के संबंधी, जीवन जीने के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी और हमारी जीवन की विभिन्न विभिन्न समस्याओं के संबंधी उसके समाधान मिलते हैं, उसके सूत्र मिलते हैं। कार्यक्रम जो है वो हमारा प्रतिदिन प्रगति की ओर जा रहा है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर नई नई सामग्री डाली जाती है, अप टू डेट सामग्री डाली जाती है, ताकि दर्शकगण को अच्छी खुराक मिले और अच्छी खुराक करके वो अपने अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति में जो नकारात्मक भाव है वो हट करके उसके तरफ सकारात्मक भाव आवे और व्यक्ति अपना एक आनंद का जीवन जीवे और समाज में परोपकार की भावना करे। तो इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा जो है एक हमारी जो सोशल इविल है, हमारा सोशल जो कहते हैं दूषण है, उसके संबंधी विषय है। तो आज का हमारा विषय भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चारों तरफ आवाज़ उठ रही है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्टाचार जो है फैल रहा है और एक भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। तो ये भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार ये है कि व्यक्ति जो है, जो कानून बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, उन कानून कायदों का उल्लंघन करके अपने बेनिफिट के लिए, निजी लाभ के लिए कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाल लेता है जिसके अंदर की कुछ लोग मिल जाते हैं, एक ग्रुप जो उससे रिलेटेड होते हैं वो मिल करके और वो निजी फायदा उठा लेते हैं। वो भ्रष्टाचार कहलाता है। और उसका निजी जब फायदा उठाते हैं तो वह जब समाज के बीच के अंदर कोई वस्तु जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है और उसका भार जो है पब्लिक को वहन करना पड़ता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भ्रष्टाचार एक आजकल बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और ये समस्या जो है एक जो है हमारे समाज में एक जो है कैंसर की तरह फैल रही है और इसको रोका जाना चाहिए। और इसको हम रोकेंगे तभी हमारा जो हमारा देश है वो भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। अब हम देखते हैं आखिर भ्रष्टाचार होने के कारण क्या है और उनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार होने का कारण क्या है? एक तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा कानून है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। एक के बाद दूसरा कानून, दूसरे के बाद तीसरा कानून, तीसरे के बाद चौथा कानून। व्यक्ति को पूरा पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कानून एप्लीकेबल है। और इसी कारण से उस कानून का सहारा लेकर के वकील लोग या होशियार लोग होते हैं, वह उसके सहारे से जो भोली जनता को लूटते हैं और लूट करके अपना भ्रष्टाचार करना प्रारंभ कर देते हैं। और जनता तो देखिए कि हर व्यक्ति सुविधा चाहता है, हर व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है और हर व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को कानून कायदे उसको ध्यान नहीं होता है। उसको तो यही रहता है शॉर्ट के अंदर कि मेरा काम हो जाना चाहिए। तो काम होने के लिए वो ऐसे ऐसे दलालों के पास में जाता है, ऐसे वकीलों के पास में जाता है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाता है, जहाँ से जो रास्ते निकालने वाले ट्रेंड लोग होते हैं उससे हमारा सारा भ्रष्टाचार पनपता है और सरकार में अधिकारियों तक जो पैसा जाता है तो भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जाता है। अब देखिए, भ्रष्टाचार के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार एक तो ये है कि हमारा जो समाज का सेटअप है उसके अंदर डिमांड और सप्लाई जो है वो मेंटेन करना चाहिए कि जिन चीज़ हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो सुविधाएं एक व्यक्ति को चाहिए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किया है कि हम जैसे पानी है, बिजली है, हमारी सड़क है और जो है जो हाउसिंग की समस्या है और खाद्यान्न की समस्या है, उनको हम प्राइमरी जो है वो इम्पोर्टेंस के ऊपर उनको हल करेंगे। लेकिन क्या है कि जब ये हल नहीं की जाती है तो हल नहीं करने के कारण जो है वो जब क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जब भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। भ्रष्टाचार होने का एक कारण और भी है इंस्पेक्टर राज।
यानी अलग अलग विभाग के इतने इंस्पेक्टर हो जाते हैं, जो चाहे व्यापार करने वाला है, चाहे फैक्ट्री करने वाला है, कोई बिजनेसमैन है या कोई एजुकेशन की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने वाला होता है, तो उनके ऊपर अंकुश करने वाले इतने इंस्पेक्टर लोग बैठ जाते हैं हर एक को खुश करने के लिए, वरना वो बैड रिमार्क लगाते हैं, तो बैड रिमार्क लगने से गवर्नमेंट जो इस पर पेनल्टी लगाई जाती है, बहुत बड़ी राशि चुकानी पड़ती है, उनका इंप्रेशन खराब होता है, ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, क्योंकि वो जो इंस्पेक्टर लोग होते हैं अपने विम पर चलते हैं, अपने जो है वो स्वार्थ के ऊपर चलते हैं, और जहाँ पर अपनी नौकरी के अलावा अपनी तनख्वाह के अलावा जो अनफेयर मीन्स काम में लिए जाते हैं वो सारा भ्रष्टाचार हो जाता है। और भ्रष्टाचार के अंदर दोनों इंडल्ट होते हैं, लेने वाला और देने वाला इंडल्ट होता है। अब देने वाले की मजबूरी हो जाती है, उसके पास में इतना साहस नहीं होता है कि वो हर इंस्पेक्टर से स्ट्रगल करे, तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसकी कॉलेज बंद हो जाएगी, या अन्य व्यवसाय जो कर रहा है वो बंद हो जाएगी। तो उससे वो देखता है कि मैं अपनी कंसंट्रेशन अपने काम पे लगाऊं या इनके साथ में स्ट्रगल करूं, इनकी शिकायत करूं, आगे गवर्नमेंट के ध्यान में लाऊं और एक्शन हो या न हो, उससे दुश्मनी बंधे। इन सब कारणों से एक भ्रष्टाचार का रूप हो जाता है, और वो धीरे धीरे आजकल एक शिष्टाचार के रूप में हमारे जो है नश के अंदर, हमारे ब्लड के हर कतरे के अंदर वो जुड़ गया है, क्योंकि इसने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। तो ये जो भ्रष्टाचार जब शिष्टाचार का रूप ले लेता है तो इसका सोल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार भी आज ध्यान दे रही है, और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसके बारे में बहुत सचेत है। उन्होंने तो अपना एक फॉर्मूला दिया है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त जो भारत चाहता हूँ, न तो मैं एक पैसा खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। इसीलिए उन्होंने सारी व्यवस्था ऑनलाइन करी है। देखिए, जितने भी जो है नरेगा, महानरेगा या जितने भी सब्सिडी वगैरह ऐसी चीज़ें थी, तो पहले क्या है कि वो बैंक या कोई उसको बुला करके देती थी, उसमें भ्रष्टाचार होने के बहुत चांसेस होते हैं। आजकल सारा काम ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन करने से चाहे कोई भी सुविधा किसी व्यक्ति को मिलनी होती, पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। और ऑनलाइन तो अभी सारा बिजनेस स्वयं ऑनलाइन पे आ गया। किसी का पेमेंट है सीधा खाते में जाएगा, और किसी का पेमेंट आना है वो सीधे खाते में जाएगा। जीएसटी वगैरह योजना लागू हो गई, उससे धीरे धीरे क्या है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता जा रहा है। और दूसरा, आजकल हमारा जो इंस्पेक्टर राज है कि आईटीओ के, पहले कितना लोगों को डर लगता था कि जो है वो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर का आईटीओ आ गया। आजकल आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार जो है मानने लगी है कि हमारा जो भारत का नागरिक वो ट्रस्ट योग्य है, वो विश्वास करने योग्य है, उसको हमें चोर नहीं समझना चाहिए। पहले क्या था कि हमारी सरकार चोर हुआ करती थी, इसलिए हमारी पब्लिक को या हमारा जो टैक्स जो है वो पे करने वाला होता था, व्यापार करने वाला, उसको चोर कहा जाता कि ये काला बाजारी करते हैं, उनको फ्रेंड की नज़र से नहीं किया जाता था। और उनको जो इनकम टैक्स वाले, एक्साइज वाले और अन्य जो सरकार के जो जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो सारी जो है उसको उस एंगल से देखते थे, उसको हैरेसमेंट किया जाता कि उस हैरेसमेंट से उनको पैसा मिलता था। जितना जितना वो हैरेस करते थे उतना उतना जो है उन लोगों को, इंस्पेक्टर को या इनकम टैक्स को, जो भी एक्साइज के अंदर काम करने वाले थे उनको मिलता था। और दूसरा, कानून कायदे इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे, व्यक्ति को पूरा ध्यान नहीं रहता था। लेकिन धन्य नरेंद्र भाई मोदी, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें आजकल ऑनलाइन कर दी, और बैंकिंग सिस्टम तो इतना फास्ट हो गया है कि आपने जो ही पैसा जमा गया, तुरंत आपके पैसा जमा होते ही एसएमएस आता है। और दूसरा कि आपका डेबिट क्रेडिट का है ना, हर क्षण वो अपडेट हो जाता है, रिवाइज होता रहता है, तो उससे भ्रष्टाचार होने का बहुत कम चांस होगा। और सरकार भी इनकम टैक्स के बाद में लिबरल हो गई है। सरकार अब ये मानने लग गई है कि हमारी जो जनता वो चोर नहीं है, हमें उन्हें चोर की जो है नज़र से नहीं देखना चाहिए, और हमें जितना मैक्सिमम वो गवर्नमेंट को पे कर सके एक्साइज के, इनकम टैक्स के माध्यम से, और जो जितने भी लेवीज हैं वगैरह उनके माध्यम से उनको जो है वो फ्रीडम देनी चाहिए। आजकल काफ़ी फ्रीडम मिली है, तो उस फ्रीडम के कारण है वो धीरे धीरे जो है हमारा जो ये भ्रष्टाचार है समाप्त होता जा रहा है। और उसके साथ साथ में व्यक्ति के अंदर टेंशन कम हो गया। आप जीएसटी को देखिए, व्यक्ति इतना स्वतंत्र हो गया है कि व्यक्ति ने कोई सामान का अपना वे बिल दे दिया तो फ्री हो गया। वो वे बिल की एंट्री में वो
ट्रक वाला पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जहाँ उसकी डिलीवरी देनी होती है वहाँ कहीं भी आराम से उस वे बिल, नहीं तो पहले उसको एक एक चुंगी का नाका पार करने के लिए ऐसे उसको मान लीजिए यहाँ से लगा करके बिहार जाना होता था तो उसको कई जो है चुंगी पार करनी पड़ती थी सीमाएं, और हर जगह उसको कुछ न कुछ पे करना पड़ता था, हर जगह उसकी इंक्वायरी की जाती है। आजकल वे बिल होने के बारे में कोई रोक नहीं सकता, वे बिल फाइनल होता है और वो व्यक्ति डेस्टिनेशन पर जाकर के अपना माल को ड्रॉप कर देता है। तो उससे जो ट्रक वाला टेंशन फ्री रहता है, पाने वाला जो माल है वो टेंशन फ्री होता है, भेजने वाला भी टेंशन फ्री होता है। तो इस तरीके से जीएसटी का जो फार्मूला लगा है ये काफ़ी हद तक हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने के अंदर बहुत बड़ा सहयोगी हो गया है। इसी तरीके से हम अन्य फील्ड्स को देखें, एजुकेशन के फील्ड को देखें, हम एग्रीकल्चर के फील्ड को देखें तो उसके अंदर भी भ्रष्टाचार की धीरे धीरे कमी आई है, क्योंकि सरकार का इस तरफ ध्यान गया है। और अभी इन दिनों के अंदर बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं मिले हैं, क्योंकि पहले जो है लोग चला करके घोटाला करते थे, अपने व्यक्ति को जो है बहुत बड़ा काम देने के लिए टेंडर के अंदर उसी टेंडर को पास किया जाता और गुप्त रूप से उसके टेंडर को लिया जाता और उसको पास करके वो उसको बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का जो है उसको फ़ायदा पहुंचा दिया जाता था। लेकिन आजकल वैसा सिस्टम नहीं है, सिस्टम काफ़ी कम हुआ है और धीरे धीरे हमें भ्रष्टाचार, जैसे कि विदेशों के अंदर सिस्टम है, लोग भ्रष्टाचार की तरफ जाते ही नहीं है, वहाँ सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, वह सब काम ऑनलाइन होता है, सब काम जो अपने अकाउंट के थ्रू होता है, वहाँ बिना अकाउंट का 2 नंबर का कोई काम ही नहीं होता है। और जहाँ 2 नंबर इन्वॉल्व होता है वहाँ भ्रष्टाचार होता है और उसके पीछे मंशा खराब होती है, देने वाले की भी मंशा खराब होती है, लेने वाले की मंशा खराब होती है। और टोटलिटी में देखें तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये नुकसान का काम है और ये कैंसर का रोग है और ये समाज के अंदर फैलता है। तो समाज के लोग प्रताड़ित होते हैं और जो बेचारे सही काम करने वाले होते हैं, जो कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी से चलते हैं, तो वो लोग तो सबसे ज़्यादा नुकसान में होते हैं, क्योंकि वो तो सही काम करने वाले होते हैं और भ्रष्ट तरीके से वो किसी को खुश नहीं कर सकते, रिश्वत वगैरह दे नहीं सकते, क्योंकि उनको देने की आवश्यकता नहीं, सही काम करते हैं, पूरा टैक्स भरते, लेकिन फिर भी वो हैरान किए जाते हैं। लेकिन अब वैसा सिस्टम नहीं है, सब काम ट्रस्ट पे हो गया है, सब काम ऑनलाइन पे हो गया है और जो भी अंडरटेकिंग और जो कोई भी रिटर्न फॉर्म वगैरह किया जाता है वो व्यक्ति को मान्य किया जाता है, ये माना जाता है इनके खुद की तरफ से। और स्पेशल कोई टेस्ट चेक्स होते हैं जहाँ सरकार को बड़े बड़े मामले के अंदर डाउट होता है, सामान्य जो मीडियम वर्ग का है 10-20 लाख 50 लाख का जो काम करने वाला है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, और बड़े बड़े जो काम करने वाले उनके ऊपर नज़र रखती है सरकार और रखी भी जानी चाहिए। और दूसरा देखिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पिछले 20-25 वर्षों के अंदर जो हमारी जो आवश्यकता है जीवन की, वो पैरेलल जो है गवर्नमेंट क्षेत्र के साथ साथ में प्राइवेटाइजेशन में आ गई है, चाहे मेडिकल की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे जो है बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रोड की हो, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी चला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना कंट्रोल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का काम भी नहीं है, गवर्नमेंट का काम धंधा करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर है कि हमारे जो लोग हैं उनको हमारे भीतरी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कोई तरह की समस्या नहीं हो, कोई परेशान नहीं करे, और टेरिटोरी जो है हमारी उसकी सुरक्षा की जानी। लॉ एंड ऑर्डर ही सरकार का मुख्य काम होता है। लॉ के लिए उनके साथ में जो जुडिशरी की व्यवस्था होती है वो सरकार के साथ जुड़ी हुई है और जुड़ी भी रहनी चाहिए। और जो है वो उसके बाद में ऑर्डर के लिए पुलिस है, कमांडो है, बीएसएफ है और हमारी थल सेना, जल सेना और नभ सेना सारी है, तो वो ही सरकार का काम है, उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए और सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है। और अभी बहुत से सेक्टर के अंदर 50-50% चाहे हमारी रोडवेज की बसों का हो वगैरह हो, ये सारा जो है 50-50% प्राइवेटाइजेशन है, 50% गवर्नमेंट में, और ये अच्छा है। इससे क्या है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। आज देखिए कि बस जो है, बस में जो ज़्यादा सुविधा देगा, किराया कम लगेगा तो पैसेंजर वहाँ जाना पसंद करेगा। इसीलिए कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होने से सरकार ने जो अपनी दरें भी घटाई है, क्योंकि प्राइवेट वाला को फंसा रहा है और वो प्राइवेट वाला ले जाता है पैसेंजर को, तो उन्होंने भी अपनी रेटें प्राइवेट वालों के बराबर की है। तो इससे क्या होता है, हमारे भ्रष्टाचार का उन्मूलन होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कुल मिला के ये है कि हमें भ्रष्टाचार के फॉर्मूले से हटना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के दुखदाई है और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है।
ये रोग है, ये समाज का उत्थान नहीं करने देता है, ये विकृति है। इस विकृति को में रोका जाना चाहिए और इसके रोके जाने के लिए जो हमारे राइट्स हैं, ग्राहक के और यूजर के जो राइट्स हैं, नागरिक के जो राइट्स हैं, वो राइट्स हमें ध्यान होना चाहिए। उसके लिए हमें एजुकेशन की आवश्यकता है और आजकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हर माँ बाप अपने बच्चों को जो एजुकेशन दिला रहे हैं। आजकल जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ा है, एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ा है, उस परसेंटेज की बढ़ने से विजिलेंस आई और जहाँ जहाँ ज़्यादा विजिलेंस होगी वहाँ भ्रष्टाचार का जो है चांस कम होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, आज हमारा विषय है। तो उसके लिए जो मैंने कुछ सुझाव दिए, और भी सुझाव, इसके लिए बहुत से सुझाव आ सकते हैं। तो हमें, और दूसरा क्या, हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। देखिए कि आखिर ये सोचना है कि हम 2 नंबर का पैसा बहुत ज़्यादा फालतू जो कि अनकाउंटेड है वो इकट्ठा करके करेंगे क्या। देखिए आदमी हर 2 जून की रोटी खाता, हर आदमी जो है रोटी खा करके पेट भरता है और सोना कोई नहीं खाता, धन कोई नहीं खाता। और दूसरा ये है कि व्यक्ति चाहे कितना ही ऐशो आराम वाला करोड़ों रुपए का मकान हो, चाहे लाखों रुपए का मकान हो, उसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। फैसिलिटी से बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकता है। तो ये जो मानसिकता है व्यक्ति की, संग्रहवृत्ति की मानसिकता है, लोभ की मानसिकता है, ग्रीड की मानसिकता है, इसको कम किया जाना चाहिए। उसके लिए हमारे आध्यात्मिक संत है, आध्यात्मिक संस्थाएं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो ये उनके अंदर बराबर इंस्पायरेशन करते जा रहे हैं। आखिर तुम धन इकट्ठा करोगे तो तुम्हारे लिए झगड़े की जड़ बनेगी। तुम्हारे जो पीछे संतान है वो लड़ेगी कि भाई माता पिता ने हमें बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, और मान लो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी रह गई तो भाइयों के बीच में लड़ाई होगा, झगड़े होगा, फिसाद होगा। इसका हमने बहुत से एग्जाम्पल भी देखे हैं रिलायंस के अंदर। तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि कोकिला बहन ने जो है दोनों मुकेश भाई और अनिल भाई अंबानी को बिठा करके सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन कुछ भी हो सकता था। खैर बहुत बड़ा ग्रुप था और बहुत बड़ा ग्रुप के अंदर अगर मान लो फाड़ पड़ जाती, विघटन होता तो देश का विकास रुकता है। तो भाई और बहनों, हमें व्यक्तिगत नहीं सोचना है, हमें सोचना है समाज का सोचना है, हमें व्यक्ति देश का सोचना है। कोई भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन या बड़ा सेटअप या बड़ा डिपार्टमेंट जो है वह स्पॉइल होता है तो अल्टीमेटली ये सारा जो है पब्लिक के अकाउंट के अंदर जाता है और पब्लिक को इसमें बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि कोई न कोई, देखिए जैसे एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री जो सैकड़ों लोगों का जो है पेट भरती है, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं और उसके साथ साथ के अंदर रॉ मटेरियल वाले होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट वाले होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक फैक्ट्री कितने हजारों लाखों लोगों का पेट भरती है और वो फैक्ट्री बंद होती है तो कितनी बड़ी समस्याएं होती है। क्योंकि सरकार आखिर कितना रोजगार दिलाएगी। सरकार के पास में, सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर करती है, वो बिजनेसमैन नहीं है, तो आखिर इतना पैसा कहाँ से लाएगी और सबको हर एक को क्या रोजगार दे सकती है। तो हमें जो हमारी युवा पीढ़ी, उनसे मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप जो है वो केवल अपने सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागें, अपने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जिसमें बहुत स्कोप है। आज मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रीशियन अगर ढंग से काम करे तो प्रतिदिन वो 1000-2000 रुपये आराम से 4-6 घंटे में कमा सकता है। आज एक टेलर जो है वो आराम से काम करे, तो आज सिलाई कितनी महंगी है कि वो 1000 रुपया मिनिमम कमा सकता है। उसको कैसी भी सरकार की नौकरी हो, कैसी भी प्राइवेट नौकरी हो, उतना पैसा नहीं मिल सकता है। लेकिन बशर्त यह है कि हमें कुछ मेहनत करनी चाहिए। ये जो लोग सरकार की नौकरी की तरफ भागते हैं कि भाई क्यों भागते हैं, क्योंकि वो काम चोर है, वो काम नहीं करना चाहते। वो तो बस उनके दिमाग के अंदर एक रॉन्ग बिलीफ बैठी हुई है कि मेरा बॉस होगा, उसको पटा लूंगा और घर पे बैठ कर आराम करूंगा, या 2-4 घंटे काम किया और हल्का फुल्का काम किया और फिर अगर बड़ी बड़ी तनख्वाह वो लोग लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की नौकरी तरह सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे किसी तरह सरकारी नौकरी, उसकी तरफ जाना वो पसंद करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, ये संभव नहीं है। रोजगार 100% सरकार नहीं दे सकती है और इस कारण भी भ्रष्टाचार पनपता है। तो हमें रोजगार के लिए अल्टरनेट सोर्सेज लगाने चाहिए। अच्छा, सरकार को भी देखना चाहिए कि जो है वो जो हमारे कुटीर उद्योग थे, पहले हमारी स्केल इंडस्ट्रीज थी, उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार का बहुत गलत निर्णय है। उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए, उनको उठाना चाहिए। ठीक है, आपने मल्टीनेशनल कंपनी को बुलाया, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज भी जो हमारे कुटीर उद्योगों की उतनी आवश्यकता और उनका माल
माल आज भी आराम से खपता है। हिंदुस्तान में 125 करोड़ की जनता है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। एक कपड़ा कोई भी जो है 100 रुपये गज का पहनता, कोई 1000 रुपये गज का भी कपड़ा पहनता होगा, लेकिन 100 रुपया जो खादी का जो है बना हुआ कुटीर उद्योग से बनता है, तो व्यक्ति अपना आराम से काम। मैंने तो एक उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कुटीर उद्योग माध्यम से की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये रोजगार ओरिएंटेड है। कितने लोग रोजगार चाहते हैं, आप जापान में जाकर के देखिए, घर घर के अंदर जो है, जापान इतना समृद्ध क्यों, बहुत छोटा सा देश है और बहुत कम पॉपुलेशन का देश है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है कि आत्माओं खूब आराम से टक लगा करके देख रहे हो कि लोगों की ये मंशा है और यूट्यूब भी बता रही है कार्यक्रम को बहुत अच्छा देखा गया है। ये सब आपकी कृपा का फल है और आपके कारण ही फैल रहा है। हम पुनः आपसे निवेदन करना चाहेंगे, हम कार्यक्रम को बराबर देखते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए यहाँ, ताकि कि हमारे को भी हौसला बढ़े और हम भी अपनी जो है वो एपिसोड्स की क्वालिटी को और अच्छा बना सके। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो और खूब आप समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल।